एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। हाजी को ये इत्तला रात 2 बजे मिली थी। उसके खिलाफ अवाम का गुस्सा कुछ सर्द पड़ गया था और अवामी मुजाहरे भी खत्म हो रहे थे। उसे अपने आदमियों से सूरत हाल के बारे में मुसलसल इत्तलात मिल रही थी। वो अगर चाहता तो अपनी किसी कोठी में जा सकता था, लेकिन एहतियातन वो वसनपुरे वाले उसी मकान में मुकीम था। वो उस वक्त सो रहा था। टेलीफोन उसके बेड के करीब ही रखा हुआ था। उसकी आंख दूसरी घंटी पर ही खुल गई थी। कमरे में सब्ज रंग का नाइट बल्ब जल रहा था। पहले वो ख्वाबीदा सी नजरों से इधर उधर देखता रहा। फिर तीसरी घंटी बजी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया उसे सुनकर हाजी के होश उड़ गए। वो गैर शऊरी तौर पर एक झटके से उठकर पलंग से उतरकर खड़ा हो गया। हाजी धाड़ा, ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम लोग कहाँ मर गए थे? दूसरी तरफ से कहा गया, मैंने और शौकत ने 10 बजे डेरे का चक्कर लगाया था जनाब। उस वक्त सब कुछ ठीक था। नूरा और ताफू कमरे में बैठे हुक्का पी रहे थे। हम चंद मिनट उनके पास बैठे थे। पता नहीं ये सब कुछ कब और कैसे हुआ। मैं शोर की आवाज सुनकर बाहर निकला था। उसी वक्त 2 आदमी हमें आग लगने की इत्तला देने के लिए चौकी आए थे और जब मैं चौकी से बाहर निकला तो दरवाजे से चंद फुट के फासले पर नूरे की लाश पड़ी थी। वो रस्सियों से बंधा हुआ था और उससे सर पर गोली मारकर हलाक किया गया था। हाजी उसके खामोश होने पर चीखा, बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। आवाज आई। मैं अपने सिपाहियों को लेकर जाए वकुआ पर पहुंचा तो आग बेकाबू हो चुकी थी। आग इस वक्त भी काबू से बाहर है। आसमान स्याह धुएं से ढका हुआ है। फायर ब्रिगेड का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच चुके हैं और आपके लिए एक और इत्तला ये है कि सिंहपुरा मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर ताफू भी रस्सियों से बंधा हुआ मिला है। हाजी ने पूछा, वो जिंदा है? दूसरी तरफ से कहा गया, जी जनाब, उसने बड़ी अजीब बात बताई है। ताफू का बयान है कि 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां गुंडों से बचने के लिए उनके डेरे में घुस आई थी। ताफू और नूरे ने उन्हें गुंडों से बचाने के लिए डेरे में पनाह दी, लेकिन उन लड़कियों ने पिस्तौल निकाल लिए और उन्हें तहखाने का रास्ता खोलने पर मजबूर किया। उनमें एक लड़की ने अपना नाम समीना बताया था। हाजी गुर्राया, ये यकीनन वही होगी। उसके अलावा दुनिया की किसी लड़की में इतनी जुर्रत नहीं है कि हाजी के डेरे में कदम रख सके। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था उसके साथ 2 आदमी भी थे। उनमें से एक आदमी बाद में तहखाने में आया था और उसने नूरे को गोली मारकर हलाक कर दिया था। समीना ने पूछा कि उसने गोली क्यों मारी थी, तो उस शख्स ने कहा कि नूरा उसे पहचानता था। हाजी चौंक गया, बोला, ओ, ये कौन हो सकता है? दूसरी तरफ से कहा गया, आपके अंदर ही का कोई आदमी होगा जनाब। हाजी बोला, ताफू कहाँ है? कहा गया, पुलिस की तहवील में है जनाब। इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके हैं और उससे इस मामले में पूछगिछ कर रहे हैं। हाजी के लहजे में भेड़िए किसी गुर्राहट थी। बोला, खत्म कर दो उसे, उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से कहा गया, अब ऐसी कोई कोशिश करना बेकार है जनाब। हाजी चीखा, क्यों? क्या उसने आबे हयात पी लिया है? कहा गया, वो बाकायदा पुलिस की कस्टडी में है और आप तो अखबार वालों को जानते ही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अखबार वालों को ऐसे वाकयात की इत्तला कैसे मिल जाती है। इस वक्त भी कम से कम 7 प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स उस जगह मौजूद हैं और उन्होंने ताफू से उगलवा लिया है कि डेरा आपका था और तहखाने में 1.5-2 टन के लगभग हेरोइन रखी हुई थी। हाजी गुर्राया, कुत्ते का बच्चा, खत्म कर दो उसे, हर सूरत में खत्म कर दो। दूसरी तरफ से कहा गया, ये मुमकिन नहीं है जनाब। इकबाल टाउन वाले केस में आपके आदमियों को थाने के अंदर खत्म कर दिया गया था, जिसके नतीजे में न सिर्फ थाने का पूरा अमला बल्कि डीएसपी तक को मअतल कर दिया गया। इंस्पेक्टर साहब को शायद पहले ही से इस बात का शुबा था कि उसको खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए उन्होंने ताफू को कड़ी हिफाजत में रखा हुआ है और किसी को उससे मिलने की इजाजत भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने डीएसपी और एसपी साहब को इत्तला दे दी है। वो लोग भी अब पहुंचने वाले होंगे। हाजी बोला, ठीक है, इंस्पेक्टर से कहो मुझसे बात कर ले। दूसरी तरफ से कहा गया, इंस्पेक्टर जाए वकुआ पर हैं जी, मैं उन्हें आपका पैगाम देता हूँ। उसके साथ ही लाइन बेजान हो गई। हाजी ने रिसीवर पटक दिया और दरवाजे पर आहट सुनकर उस तरफ मुड़ गया। उसका मेजबान शफकत दरवाजे में खड़ा था। शफकत ने पूछा, किसका फोन था हाजी साहब? बड़े गुस्से में हैं आप? हाजी गुर्राया, वो लड़की समीना, वो मुझे मिल जाए तो। शफकत ने उसकी बात काट दी। बोला, मिल जाएगी तो गुस्सा उतारेंगे ना, वो तो छल्लावा बनी हुई है, छल्लावा। अब क्या किया है उसने?
आपकी बातों में मैंने ताफू का नाम सुना था। हाजी बोला, उसने सिंहपुरा वाले डेरे को आग लगा दी है। 2 टन हेरोइन जलकर राख हो गई है। ये लड़की तो वाकई मुझे तबाह करके छोड़ेगी। जब तक समीना और शारिक खत्म नहीं हो जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। सिंहपुरे वाले डेरे की तबाही का सुनकर शफकत भी उछल पड़ा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात है हाजी साहब, शारिक को अफगानिस्तान भेजने के बाद उसकी माँ और बहन को इकबाल टाउन वाली कोठी से निकालने का फैसला किया था, तो मैंने उसी वक्त आपको मना किया था कि कोई ऐसा फैसला न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और अब ये सब कुछ उसी का नतीजा है। वो दोनों पै दर पै हमें नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और हम हैं कि अभी तक उनका सुराग ही नहीं लगा सके। हाजी गुर्राया, मुझे क्या मालूम था कि वो हरामजादे बम्मों और गोलियों की बारिश से भी बचकर निकल आएंगे। अगर वो दोनों समझते हैं कि मैं उनके सामने सर झुका दूंगा तो ये उनकी भूल है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत खत्म हो जाए। उन्हें तलाश करूंगा और अपने हाथों से उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। तुमने कहा था कि वो लोग गुलबर्ग की किसी कोठी में छुपे हुए हैं, उस कोठी का पता चला कि नहीं? शफकत बोला, अभी तक कोई पता नहीं चला। मैंने कई आदमियों और 10-12 औरतों को भी इस काम पर लगा रखा है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में कोई सुराग मिल जाएगा। हाजी बोला, अगले हफ्ते मॉन्ट्रियल से पार्टी आने वाली है। वो लोग माल लेने आ रहे हैं। जहाज 1 हफ्ता पहले ही कराची पहुंच गया था, जो बर्थ के इंतजार में गहरे समंदर में खड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें माल कहां से दिया जाएगा। वो कुछ देर खामोश हुआ, फिर बोला, पैट्रिक की पार्टी का माल पहले इंडिया से जाता था। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें तोड़ा था और रेट भी इंडिया के मुकाबले में ज्यादा थे। ये उनसे हमारी पहली डील होने वाली है। वो लोग हमें $10 लाख एडवांस भी दे चुके हैं। अगर डील मुकम्मल ना हो सकी तो बैनुल अक़वामी तौर पर हमारी साख खत्म हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। शफकत बोला, इसकी तो आप फिक्र न करें हाजी साहब, कुछ माल बंद रोड वाले अड्डे पर मौजूद है। मैं सुबह ही अजब गुल को पेशावर फोन कर देता हूँ, वो फौरी तौर पर कुछ बंदोबस्त कर देगा। लेकिन सबसे पहले हमें शारिक और समीना का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाजी ने कहा, अपने सारे आदमी उनकी तलाश पर लगा दो और बंद रोड वाले अड्डे पर पहरा सख्त कर दो। अगर वहां कोई ऐसी बात हुई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मेरे पुलिस के मुखबर ने सिंहपुरा से इत्तला दी थी कि ताफू के बयान के मुताबिक समीना के साथ जो आदमी था उसने नूरे को महज इसलिए गोली मारकर हलाक किया कि नूरा उसे पहचानता था। मुखबर ने भी इस शुबे का इजहार किया है कि वो हमारे अंदर ही का कोई आदमी हो सकता है जो किसी वजह से शारिक से मिल गया है। मालूम करो वो कौन है। उस गद्दार का पता चल जाए तो शारिक और समीना तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। शफकत बोला, मैं कल ही से इस पर काम शुरू कर देता हूँ। हाजी कुछ कहना चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। उसका ख्याल था कि इंस्पेक्टर होगा, लेकिन ये उसका एक आदमी था जो उसे डेरे में आतिशज़दगी की इत्तला दे रहा था। हाजी ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मुझे पता चल गया है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर वो शफकत की तरफ देखते हुए बोला, चाय बनवा कर लाओ, मेरा दिमाग दुखने लगा है। शफकत कमरे से निकल गया और हाजी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने सर को दोनों हाथों से थाम रखा था। उसके सर में धमाके हो रहे थे और खून खौल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शारिक और समीना कहाँ छुपे हुए हैं। लाहौर शहर में रहते हुए वो लापता हैं और मजे की बात तो ये कि वो दनदनाते फिर रहे हैं और उसके आदमी या पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पा रही। 1 महीने के अंदर अंदर ये चौथा बड़ा वाकया था। पहले समनाबाद वाली कोठी जलाकर राख कर डाली गई, फिर उसके आदमियों से 3 करोड़ मालियत का सोना छीन लिया गया और उसके बाद अहम आदमियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इन दोनों वाकयात में शारिक भी शरीक था। फिर शारिक ने यह ड्रामा किया कि गुलबर्ग में अपनी ही कोठी को आग लगाकर रूपोश हो गया। उसने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि वो और समीना उस आग में जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन फिर टैक्सी के हादसे वाला वाकया पेश आया और ये इंकिशाफ हुआ कि उस हादसे में जख्मी होने वाला शारिक था, लेकिन वो अस्पताल से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया और पूरे शहर की पुलिस उसका सुराग न लगा सकी। हाजी ने मुल्तान रोड वाली हवेली से शारिक के माल पर कब्जा किया था और वो बहुत खुश था कि वो शारिक को नीचा दिखाने में कामयाब हो गया है। लेकिन तीसरे ही दिन समीना ने न सिर्फ उस माल को बल्कि उसकी कोठी को भी उड़ा दिया था और उसके बाद आज उसकी अरबों डॉलर मालियत की हेरोइन धुएं में उड़ा दी थी। समीना समीना। हाजी दांत कचकचा कर रह गया। उसे कैसे पता चला कि भागेवाल के कब्रिस्तान के तवेले में कोई तहखाना है और उस तहखाने में हेरोइन भरी हुई है। उसके साथ दूसरी लड़की कौन है और उन्हें उसके अड्डे के बारे में मालूमात फराहम करने वाला कौन है। हाजी के पुलिस वाले मुखबर ने बताया था कि समीना के साथ इस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाला हाजी के गिरोह का कोई आदमी हो सकता है। इस बात की तस्दीक इस तरह भी होती थी कि उसने नूरे को महज इसलिए गोली मार दी कि वो उसे जानता था और उसे ये डर पैदा हो गया था कि अगर नूरे को जिंदा छोड़ दिया गया तो वो उसे शनाख्त कर लेगा। इसका मतलब था कि वो कोई गिरोह ही का आदमी था। हाजी को अब दूसरे ठिकानों की फिक्र हो गई थी जिनमें अरबों डॉलर का माल भरा हुआ था।
उस माल में असलहा भी था और हेरोइन भी। सबसे ज्यादा माल बंदर रोड वाले अड्डे पर था, जहां 2 आदमी 24 घंटे मौजूद रहते थे। और हाजी ने शफकत को हिदायत कर दी थी कि उस अड्डे की हिफाजत के लिए मजीद आदमी भेज दिए जाएं, और जो कोई अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे उसे गोली से उड़ा दिया जाए। खूबसूरत लड़कियों पर खास तौर पर निगाह रखी जाए। अगर कोई लड़की किसी भी बहाने अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लिया जाए और हाजी को मुत्तला कर दिया जाए। हाजी ये सब कुछ सोच रहा था कि शफकत चाय लेकर आ गया। उसने एक कप हाजी को दे दिया और दूसरा खुद लेकर उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों चाय पीते हुए ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शारिक और समीना कहाँ छुपे होंगे और उनको इत्तलात फराहम करने वाला कौन है। शफकत ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, अपने गिरोह का कोई आदमी नहीं हो सकता हाजी साहब, हमारा कोई भी आदमी गद्दारी का नहीं सोच सकता, ये यकीनन कोई बाहर का आदमी है। हाजी बोला, बाहर का आदमी कौन हो सकता है जिसे हमारे अड्डों के बारे में इतनी मालूमात हासिल हो? शफकत बोला, 2-3 आदमी ऐसे हैं हाजी साहब जो आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में से कोई हो सकता है। हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, मसलन कौन? शफकत बोला, एक तो जुबैर है जी, ये इंग्लैंड वाले गैंग का नुमाइंदा है, वो हर वक्त आपके करीब रहता है। एक सौदे में आपने उसे कमीशन कम दिया था जिस पर वो नाराज भी हो गया था। हो सकता है उसे उन अड्डों के बारे में आपकी बातों से मालूमात हासिल हो गई हूं और उसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर शारिक को उनके बारे में इत्तला दे दी हो। अफगानिस्तान जाने से पहले शारिक से भी तो उसके ताल्लुकात रहे हैं। हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, और उसके अलावा? शफकत बोला, पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान, जिसे आपने मुअत्तल करवा दिया था। हाजी ने कहा, नहीं यार, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम हिलाता फिरता है कि मैं सिफारिश करके उसे मुलाजिमत पर बहाल करवा दूं। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सके, और फिर शारिक से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम शायद ये भूल रहे हो कि इंस्पेक्टर उस्मान पुलिस सर्विस से मुअत्तल हो चुका है और वो इस कोशिश में है कि उसकी सर्विस बहाल हो सके। अगर उसे शारिक और समीना के बारे में कुछ मालूम होता तो वो पहली फुर्सत में उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, जिससे न सिर्फ फौरी तौर पर उसकी सर्विस बहाल हो जाती बल्कि उसे तरक्की भी मिलती और इनाम भी। वो मेरे खिलाफ शारिक से मुखबरी क्यों करता? इस तरह उसे क्या फायदा हो सकता है? शफकत बोला, आप कहते तो ठीक हैं हाजी साहब, वैसे मजीदे का भी आजकल आपके पास आना जाना है, हो सकता है उसे आपसे कुछ बातें मालूम हो गई हूं जिन्हें वो शारिक तक पहुंचा रहा हो। हाजी ने मजीदे वाले इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, बोला, नहीं शफकत, न सिर्फ मजीदे का बहनोई बल्कि उसके और भी बहुत से आदमी शारिक के हाथों मारे जा चुके हैं। वो शारिक को देखते ही गोली तो मार सकता है लेकिन उससे दोस्ती नहीं करेगा। वैसे भी मजीदा एक बहुत छोटा आदमी है, मुझसे दुश्मनी मोल लेना पसंद नहीं करेगा। शफकत ने मशवरा दिया, फिर भी इन लोगों पर निगाह रखनी चाहिए। हाजी बोला, हाँ, अपने इत्मीनान के लिए ऐसा किया जा सकता है। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। हाजी ने पहले घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से हेलो के बाद कहा गया, मैं महमूद चीमा बोल रहा हूँ हाजी साहब, मुझे अभी इत्तला मिली है कि। हाजी ने उसकी बात काट दी, मुझे भी इत्तला मिल चुकी है। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। ताफू पुलिस की तहवील में है और उसने पुलिस को बता दिया है कि वो डेरा मेरा है। अगर ये बात मंजर आम पर आ गई तो मेरे खिलाफ मजीद हंगामा होगा। तुम उस इलाके के एसपी से बात करके ताफू को वहां से निकाल लो। दूसरी तरफ से पूछा गया, ये ताफू कौन है हाजी साहब? हाजी बोला, डेरे पर रहता था, मेरा कारिंदा है। महमूद ने कहा, मैं अभी एसपी से बात करता हूँ, फिर आपको इत्तला दूंगा। हाजी बोला, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। महमूद असेंबली का मेंबर था, उसे असेंबली तक पहुंचाने में हाजी ही का हाथ था। हाजी ने पहले उसे इलाके में मुतारिफ करवाया था, उसके हाथों इलाके के लोगों के बहुत से मसाइल हल करवाए थे जिन पर हाजी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। उस वक्त दूसरे सियासी लीडर भी मैदान में मौजूद थे। 2-3 तो ऐसे थे जिन्होंने सियासत को अपनी मीरास बना लिया था। वो लोग असेंबलियों में थे, लोग अपने मसाइल लेकर उनके पास जाते तो उन्हें टाल दिया जाता। उन सियासतदानों को सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज था और इसके लिए वो हुकूमत के आला ओहदेदारों से जोड़ तोड़ करते रहते थे। लेकिन अवाम के इन नुमाइंदों को अवाम और उनके मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में महमूद चीमा सामने आया। वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के मसाइल हल कर रहा था। इलाके में जगह जगह लगे हुए गंदगी के ढेर उसने साफ करवा दिए, कुछ गलियों में ईंटों के फर्श बनवा दिए, बहुत से इलाकों में पीने के पानी का मसला हल करवा दिया। लोग ये नहीं जानते थे कि इन सारे कामों के पीछे हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर का हाथ है। वो तो सिर्फ महमूद को जानते थे जो पैसा खर्च करके उनके मसाइल हल कर रहा था। वो जवान आदमी था और उसमें काम का जज्बा भी था, और जब महमूद इलेक्शन में खड़ा हुआ तो लोगों की अक्सरियत ने उसे वोट दिए। महमूद की इलेक्शन की मुहिम पर भी हाजी ने रुपया पानी की तरह बहाया था। वोट खरीदने के लिए घर घर जाकर नोट बांटे गए थे और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो महमूद खुशी से नाच उठा।
उसका हरीफ उस इलाके का पुराना और घाघ सियासतदान था। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक असेंबली में ये सीट उसी के खानदान में चली आ रही थी। गोया ये उस खानदान की मौरूसी सीट बन गई थी और अब पहली मर्तबा इस खानदान को शिकस्त हुई थी और ये सीट उनके हाथों से निकल गई थी। लोग महमूद को अपना हमदर्द और गमगुसार समझते थे, लेकिन बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि महमूद भी खिदमत का जज्बा लेकर नहीं आया था। उसने लाखों रुपए बिला वजह खर्च नहीं किए थे, वो भी 1 के 100 बनाने के चक्कर में था और सबसे बढ़कर वो हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। अखबारात जब भी हाजी के खिलाफ कुछ लिखते, असेंबली में जब भी हाजी अब्दुल्ला की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ आवाज उठती, महमूद और उस जैसे ज़रख़लीद नुमाइंदे हाजी अब्दुल्ला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते और बात को असेंबली की दीवारों के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाता। इस तरह हाजी को बड़े अफसरों से लेकर वजीरों पर भी गिरफ्त हासिल थी। जो लोग उसके नमक खार थे वो उसके गैर कानूनी कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे और उसके खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम पर लाठी चार्ज किया जा रहा था। 5 बजे के करीब महमूद की कॉल आ गई। हाजी ने उसकी आवाज़ सुनते ही पूछा, हाँ क्या हुआ? महमूद ने जवाब दिया, ताफू को वहां से निकालना बहुत मुश्किल है हाजी साहब, बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। पुलिस और हुकूमत के आला तरीन अफसरान इस वक्त भी वहां कैंप लगाए हुए हैं और सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। हाजी धाड़ा, क्या बकवास कर रहे हो? हरामखोर हो तुम सब। मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके तुम लोगों को असेंबलियों तक पहुंचाया है, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक मामूली सा काम नहीं कर सकते? ये पुलिस के इंस्पेक्टर की सतह का काम था। क्या तुम्हारे पास इतने इख्तियारात भी नहीं कि एक आदमी को पुलिस की तहवील से निकाल सको? महमूद ने कहा, बात बहुत ऊपर पहुंच चुकी है हाजी साहब। हिरवन के जहरीले धुएं से मुतासिर होने वाले 20 लोगों को मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत के तमाम बड़े बड़े अफसरान वहां मौजूद हैं और ताफू के बयान से ये बात साबित हो चुकी है कि वो डेरा आपका था और वहां हिरवन आपने जमा कर रखी थी। हाजी चीखा, आग तो मैंने नहीं लगाई थी, असल मुजरिम को तलाश करने की बजाय मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? महमूद बोला, इसलिए कि वो गोदाम आपका था। हमने कदम कदम पर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, असेंबली में आपके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। आपके खिलाफ हुकूमत के पास इतने सबूत जमा हो चुके हैं कि अब हमारे लिए आपका दिफा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाजी धाड़ा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझे इस तरह का जवाब दे सको? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। मैं अगर चाहूं तो चंद ही रोज में तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर सकता हूं। वो कहते कहते खामोश हो गया। उसे अचानक ही एहसास हुआ था कि दूसरी तरफ से लाइन बेजान हो चुकी है। उसने रिसीवर पटक दिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। शफकत खामोश बैठा हाजी की तरफ देख रहा था। उसे समझने में देर न लगी कि महमूद से कोई ऐसी बात हुई है जिससे हाजी बिफर गया था। इस मौके पर उसने कुछ बोलना मुनासिब न समझा और उठकर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि एक एक को कच्चा चबा जाए। उसके अपने उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहे थे। महमूद को उसने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था और वही उसके सामने अपनी बेबसी जाहिर करके उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। तकरीबन 6 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी दोबारा बजी। हाजी ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। वो धाड़ा, अब क्या है? दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज आई। लगता है बहुत गुस्से में हो हाजी। हाजी चौंक गया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से पुरसुकून लहजे में कहा गया, समीना। मेरा तो ख्याल था कि इस वक्त तक तुम पागल खाने में पहुंच चुके होगे, लेकिन लगता है बड़े मजबूत आसाब के मालिक हो। कोई बात नहीं, एक आध कार्रवाई और सही। हाजी ने दांत कचकचाते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हाथ आ जाओ तो तुम्हें कुत्तों से नचवा दूंगा, तुम्हारी बोटियां चीलों और गिद्धों को खिला दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया, बस थोड़ी सी कसर रह गई है तुम्हारे पागल होने में। हाजी को समीना के कह की आवाज भी सुनाई थी। समीना बोली, फिक्र मत करो, बस चंद रोज की बात है, तुम या तो पागल खाने में नजर आओगे या सड़कों पर। हाजी धाड़ा, बकवास बंद करो। समीना बोली, मैंने तुम्हें ये सुनाने के लिए फोन किया है कि अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तुम हमारा सुराग नहीं लगा सके और हम तुम्हारे दूसरे अड्डों की तलाश में हैं, जिनका सुराग हम जल्द ही लगा लेंगे और उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। तुम तक पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारे उस ठिकाने का इल्म जहां इस वक्त तुम छुपे बैठे हो, तुम्हारे पास करीबी आदमियों को भी नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारी नक्लो हरकत का इल्म है। इसका यकीन तुम इस बात से कर सकते हो कि मैं इस वक्त तुमसे फोन पर बात कर रही हूँ। हाजी चीखा, बोला, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। समीना बोली, इसकी फिलहाल मैं जरूरत भी नहीं समझती, और जब हम तुम्हारी गर्दन पर हाथ डालना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकेगी। फिलहाल खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। हाजी ने रिसीवर पटक दिया और दरवाजे की तरफ मुड़कर चीख चीख कर शफकत को पुकारने लगा।